हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, पीकॉक डीमन किंग को रिवाइव करने के बाद तांग सांग व्हाइट टाइगर एम्पर के साथ में प्रैक्टिस मैच फाइट करता है। वही मी गोंजी से भी फाइट करता है। प्रैक्टिस मैच में व्हाइट टाइगर एम्पर भी समझ जाते हैं कि तांग सांग फ्यूचर में कितना ज्यादा पावरफुल बन सकता है, कोई भी इसका सामना उस टाइम पे कर नहीं सकेगा। अब आगे मी गोंजी आगे बढ़कर अपने स्पेस पावर को रिलीज कर अटैक करती है। इस टाइम पर तांग सांग के पीछे इसका लाइट व्हील भी है और इस लाइट व्हील से ब्लैक एंड व्हाइट लाइट शूट होता है और एक तरह का मार्क्स निकल कर बनता है। मी गोंजी का स्पेस पावर ये तांग सांग को कुछ भी नहीं कर पाता। इस पावर के आगे इसे देखकर ये भी पूछती है ये किस तरह का पावर है। तांग सांग कहता है ये येन और यांग का पावर है। इस पावर को तांग सांग व्हाइट टाइगर एम्पर के साथ फाइट में यूज नहीं किया था। तांग सांग व्हाइट टाइगर एम्पर के साथ फाइट इसलिए इसे यूज नहीं किया क्योंकि ये जानता था कि अगर ये यूज करेगा फिर इसे काफी ज्यादा अमाउंट में इस पावर को यूज करना होगा, जबकि वो एम्पर लेवल के फाइटर हैं तो फिर थोड़ा पावर से उनके अटैक को रोका नहीं जा सकेगा और इसमें एनर्जी भी काफी कंज्यूम होता है। तांग सांग मी गोंजी को कहता है तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें अपने स्पेस पावर से अपने ओपोनेंट के पावर को वीक भी कर सकती हो, मैं ये फील कर सकता हूँ। तांग सांग इसे बताता है कि ये कैसे अपने से पावरफुल ओपोनेंट से भी फाइट कर सकती है और फाइट में एडवांटेज को भी ले सकती है। इसका स्पेस एलिमेंट तो सही है मगर ये फाइट में असुरा शॉट लाइट को भी मिक्स कर सकती है जिससे ओपोनेंट को भी गेस करने में काफी डिफिकल्टीज भी आ सकता है और साथ ही असुरा शॉट पावरफुल भी तो है। मी गोंजी ये सुनकर सर हिलाती है और कहती है ठीक है फिर मैं वापस से ट्राई करती हूँ। तांग सांग और मी गोंजी दोनों अब प्रैक्टिस करने लगते हैं। इसे मी गोंजी को तो बेनिफिट होता ही है और साथ ही तांग सांग भी अपने न्यू स्किल को प्रैक्टिस कर लेता है इस दौरान में, ताकि तांग सांग अपने सभी स्किल्स के साथ में तालमेल को बनाए रख सके। टाइम यूं ही बीतता जाता है। सम टाइम व्हाइट टाइगर एम्पर भी आते हैं और इनके ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं और मी गोंजी को ये गाइड करते हैं कि इसे कैसे आगे कल्टीवेट करना चाहिए ताकि ये बेटर फाइटर भी बन सके। तांग सांग को ज्यादा बेनिफिट नहीं होता इस प्रैक्टिस मैच से मगर मी गोंजी को काफी होता है। इसका पीकॉक और व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही काफी इंप्रूव करते हैं, जबकि ये कंटिन्यूअस दोनों को यूज कर रही थी प्रैक्टिस मैच के टाइम पे। इस तरह से टाइम भी यूं ही पास करता जाता है और अब 90 दिन हो चुके हैं एंसेस्टर कोर्ट में। मी गोंजी को 100 दिन यहाँ पे रुकना था, अब 10 ही दिन बच चुके हैं। लेकिन व्हाइट टाइगर पैलेस में 2 गेस्ट आते हैं आज के दिन पे। इन्हें देखकर व्हाइट टाइगर एम्पर भी सरप्राइज है और कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिंगफिंग डीमन एम्पर आ गया है। व्हाइट टाइगर एम्पर इसे अभी ही किल कर देते, लेकिन ये जानते हैं कि उस टाइम पे इसका ज्यादा कुछ खास गलती नहीं था और वैसे भी उस टाइम पे जिंगफिंग डीमन एम्पर को काफी बुरे तरीके से पीटे भी थे। हालांकि इस बार ये अकेले भी नहीं आया है, इसके साथ में टॉप लेवल एम्पर भी आया है, इमॉर्टल डीमन एम्पर जो कि फिनिक्स क्लैन से है और जिंगफिंग डीमन एम्पर का अंकल भी है। इस टाइम पे ये अपनी बेटी से मिलने आया है। व्हाइट टाइगर एम्पर कहते हैं इमॉर्टल डीमन एम्पर मैं तुम्हारे कारण से ही इसे बर्दाश्त भी कर रहा हूँ, नहीं तो काफी टाइम पहले ही मैं इसे किल भी कर चुका होता। हालांकि जिंगफिंग डीमन एम्पर भी कहते हैं मैं आपके गुस्सा को समझ सकता हूँ और साथ ही मैं कोई भी पनिशमेंट लेने को तैयार भी हूँ, मगर मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, ये उसके फ्यूचर के बारे में है। इमॉर्टल डीमन एम्पर भी कहते हैं ब्रदर बाई हु शांत हो जाओ। व्हाइट टाइगर एम्पर का रियल नाम बाई हु है। ये कहते हैं तुम यहाँ पे मेरी पोती के लिए आई हो, तुमने देखा कि वो कितना टैलेंटेड है, इस कारण से भी तुम उसे सपोर्ट करना चाहते हो। जिंगफिंग डीमन एम्पर कहते हैं माय लॉर्ड आप जानते हो कि मेरी बेटी की बॉडी में मेरे ब्लड लाइन को निकाल दिया गया था, मैं बस यहाँ पे अपनी बेटी का फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करने के लिए आया हूँ। अगर ये सक्सेसफुल रहा फिर उसके पास में एक और ब्लड लाइन हो जाएगा, उसका दूसरे ब्लड लाइन को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इस पर व्हाइट टाइगर एम्पर कहते हैं तो तुम चाहते हो कि मी गोंजी तुम्हारे फिनिक्स लाइन को ज्वाइन करे। इस पे इमॉर्टल डीमन एम्पर कहते हैं वैसे इरादा तो यही है, उसका टैलेंट भी काफी अच्छा है। ये कहते हैं तुम्हें तो पता ही होगा कि ड्रैगन क्लैन और फिनिक्स क्लैन हम दोनों में अपने बच्चे को जन्म देना कितना डिफिकल्ट होता है, जबकि मी गोंजी हमारे क्लैन से है और इतने टैलेंटेड है, फिर हम कैसे उसे गिव अप कर सकते हैं। अगर मी गोंजी फिनिक्स क्लैन के ब्लड को अवेकन कर लेती है फिर फ्यूचर में फिनिक्स क्लैन मी गोंजी को तंग नहीं करेगा और ये इसे सपोर्ट ही करेगा। जिंगफिंग डीमन एम्पर भी कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि वो फिनिक्स क्लैन के ब्लड को अवेकन करे, कोई भी कंडीशन इसमें शामिल नहीं है, इससे वही पावरफुल बनने वाली है। मैं जानता हूँ कि मैं उसका फादर कहलाने के लायक नहीं हूँ। इस पे व्हाइट टाइगर एम्पर कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर मी गोंजी मना कर देती है फिर मैं उसे इस बारे में फोर्स नहीं करने वाला हूँ। व्हाइट टाइगर एम्पर कहते हैं लेकिन एक कंडीशन पे, फ्यूचर में जब वो एम्पर बनने के लायक हो जाएगी फिर तुम दोनों को उसे सपोर्ट करना होगा, फिर चाहे वो अपने ह्यूमैनिटी को ना छोड़े तो भी। इस पे इमॉर्टल डीमन एम्पर भी कहते हैं ठीक है, लेकिन जब वो फिनिक्स लाइन के ब्लड लाइन को अवेकन करेगी फिर तभी हम इस कंडीशन को भी मानेंगे। व्हाइट टाइगर एम्पर भी कहते हैं ठीक है, रुको मैं जाकर उससे पूछता हूँ, अगर वो मना करती है फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा इस बारे में। ये चले जाते हैं। जिंगफिंग डीमन एम्पर काफी थिंग्स को सोच रहे हैं। जब से इन्हें पता चला है कि मी गोंजी इनकी बेटी है, ये सोचा करते थे कि क्या कभी भी मी गोंजी इन्हें एज अ फादर एक्सेप्ट करेगी। ये जानते हैं कि जिसे मी गोंजी अपने फादर को मानती है उसे इन्होंने ही किल किया है। इधर जब व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर आते हैं फिर ये देखते हैं कि तांग सांग और मी गोंजी दोनों ही इस टाइम पे कल्टिवेट
कल्टिवेट भी कर रहे हैं। व्हाइट टाइगर एम्परर देखते हैं कि तांग सांग और मी गोंजी दोनों ही एक दूसरे के काफी क्लोज है और साथ ही तांग सांग इस टाइम पे मी गोंजी के बॉडी को भी टच कर रहा है। ये इसके बॉडी में व्हाइट टाइगर एम्परर के ब्लड को डाल रहा है जिससे ये और भी पावरफुल बन रही है। प्रैक्टिस मैच के टाइम पे तांग सांग ने व्हाइट टाइगर एम्परर के ब्लड को भी गेन किया था। हालांकि इसमें से काफी इंजरी का सामना भी करना पड़ा है, मगर इससे मी गोंजी का पावर भी काफी इंक्रीज करता है और ये ग्रेट डीमन किंग लेवल के पीक पे भी चली जाती है। व्हाइट टाइगर एम्परर अब कहते हैं मी गोंजी तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होना होगा। जिंगपिंग और इमॉर्टल डीमन एम्परर आए हैं तुमसे मिलने के लिए। तांग सांग पूछता है उनके आने का कारण क्या है। इस पे ये कहते हैं वो मी गोंजी को फिनिक्स ब्लड को अवेकन करने में हेल्प करने वाले हैं। तांग सांग कहता है फिर क्या वो इसे अपने क्लैन में शामिल करना चाहते हैं। इस पे ये कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है और वैसे भी मैं ये होने भी नहीं दूंगा। तांग सांग मी गोंजी को कहता है डिसीजन तुम्हारा है, अगर तुम चाहती हो फिर कर सकती हो। ये कहता है अगर तुम्हारे पास एक और ब्लड लाइन होगा फिर तुम और भी पावरफुल बन जाओगी। मी गोंजी कहती है तांग सांग मुझे क्या करना चाहिए। इस पर तांग सांग कहता है इस मैटर पे हम सियाहुए से पूछ सकते हैं वो क्या सोचता है इस बारे में और उनका एडवाइस तुम्हें काफी हेल्प भी करेगा चूज करने में। इन दिनों में सियाहुए भी कल्टीवेट कर रहा है और ये तांग सांग के गाइडेंस में कल्टीवेट कर रहा है। पहले जब ये पिकॉक डीमन किंग हुआ करता था फिर ये उस टाइम पे ग्रेट डीमन किंग के लेवल पे हुआ करता था, मगर ये उस टाइम पे इस लेवल से कभी भी ऊपर जा नहीं सका था। एक मॉन्स्टर का कल्टीवेशन उसके ब्लड लाइन पे ही डिपेंड करता है। बिना स्ट्रॉन्ग और प्योर ब्लड लाइन के ये कभी भी आगे जा नहीं सकेंगे। लेकिन जबकि अब ये एक ह्यूमन में बदल चुका है फिर और वो भी प्योर ह्यूमन में और इस बॉडी में कोई भी मॉन्स्टर का ब्लड लाइन नहीं है फिर ये इन दिनों का कल्टीवेशन से फील कर सकता है कि ह्यूमन का पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इन्हें ब्लड लाइन पे डिपेंड रहने का जरूरत भी नहीं है। ये कल्टीवेशन में काफी आगे तक भी जा सकते हैं अगर ये कल्टीवेट करना चाहे तो फिर आने वाले समय में काफी जल्दी ये वापस से अपने गॉड ट्रिबुलेशन को भी पार करने वाला है। जैसा जैसे ये कल्टीवेट करता जा रहा है ये और भी इंटरेस्टेड होता जाता है ह्यूमन बॉडी में। इतने में अब ये तीनों यहाँ पे आते हैं। जब सियाहुए इस मैटर को सुनता है फिर ये भी हंस पड़ता है और कहता है ये काफी अच्छा चांस है, तुम्हें तो एग्री कर लेना चाहिए इस बात पे, मगर कुछ कंडीशन के साथ में, जैसे कि तुम्हें वो सपोर्ट करे जब तुम एम्पर के ट्रायल के लिए जाओ, फिर तुम्हारी ह्यूमन आइडेंटिटी को वो एक्सेप्ट करे और साथ ही तुम्हें देखना होगा कि वो तुम्हारे बॉडी में फिनिक्स क्लैन का प्योर ब्लड ही डाले। जैसे कि जिंगफिंग डीमन एम्पर का ब्लड फिनिक्स क्लैन में उतना प्योर नहीं है, ये सबसे नीचे आता है अपने क्लैन में। हालांकि क्रिस्टल डीमन के हेल्प के कारण से ये एक एम्पर भी बन सका था, लेकिन तुम्हें इमॉर्टल डीमन एम्पर के ब्लड को मांगना चाहिए। उसका ब्लड सबसे प्योर है फिनिक्स क्लैन में। इस पे मी गोंजी कहती है आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं फिनिक्स क्लैन के ब्लड को अवेकन करने वाली हूँ। इस पे सियाहुए कहता है मैं भला क्यों मना करूंगा, अगर देखा जाए फिर वो तुम्हारा फादर है और मैं तुम्हें और तुम्हारी मदर को यूज कर रहा था उसे डील करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए इतने सालों से। अगर वो तुम्हारे करीब आ सका फिर इससे मेरा भी रिग्रेट कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसके साथ में काफी गलत किया था उस टाइम पे। तुम्हें फिलहाल स्ट्रॉन्ग बनने पे ही फोकस करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास फिनिक्स क्लैन का ब्लड लाइन आ जाता है फिर फिनिक्स क्लैन भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इमॉर्टल डीमन एम्पर तुम्हें सपोर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके क्लैन से 3 एम्पर रहें। अगर तुम एम्पर बन जाती हो फिर इसमें पिकॉक क्लैन का भी फायदा होगा, तो दोनों ही क्लैन के लिए काफी बेनिफिट की बात है। और वैसे भी मैं एक ह्यूमन बन चुका हूँ और तुम भी एक ह्यूमन ही हो, फिर तुम्हें ह्यूमन के लिए स्ट्रॉन्ग तो बनना ही होगा। ये कहते हैं अगर ह्यूमन रेस के पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर रहेगा फिर इनके लिए काफी बेनिफिट भी होगा। व्हाइट टाइगर एम्पर भी कहते हैं इसने जो अभी कहा मैं भी इस बात से सहमत हूँ। तांग सांग मी गोंजी को कहता है ठीक है तुम्हें जाना चाहिए, मैं इमॉर्टल डीमन एम्पर के सामने नहीं आ सकता हूँ, वो मेरे पावर को फील कर लेगा। इनके जाने के बाद तांग सांग अब सियाहुए से बात करता है कि इसका ट्रेनिंग कैसा चल रहा है। इस पे ये कहते हैं तुमने जो मैटर दिया है मैं इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं फील कर सकता हूँ कि एक ह्यूमन बॉडी का पोटेंशियल इनफिनाइट होता है। हर एक ह्यूमन के लिए अफिनिटी डिफरेंट होता है। तांग सांग कहता है ह्यूमन का ग्रेटेस्ट वेपन लर्निंग है और साथ ही अपना क्रिएटिविटी भी है। इस वर्ल्ड में ह्यूमन मोस्टली 25 से 30 साल के एज में ही मारे जाते हैं, इस कारण से भी इनका क्रिएटिविटी सामने निकल कर नहीं आता। अभी मैं ह्यूमन को एक जगह प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ पे ये पीसफुली रह सके और कल्टीवेट भी कर सके। आगे ये खुद ही अपने क्रिएटिविटी से स्ट्रॉन्ग बन सकेंगे। इधर व्हाइट टाइगर एम्पर जाते हुए सोचते हैं मी गोंजी के लिए फिनिक्स क्लैन का निर्वाणा स्कल काफी यूजफुल हो सकता है, तो इसके लिए काफी बेनिफिट की भी बात है। डोर ओपन होता है और ये दोनों इंटर करते हैं। जिंगफिंग डीमन एम्पर भी मी गोंजी को देखता है और इन्हें याद आता है कि शो क्वीन भी जब यंग थी इस तरह ही दिखा करती थी। इमॉर्टल डीमन एम्पर मी गोंजी को देखकर फील करते हैं ये स्पेस पावर में काफी अच्छी हो चुकी है लास्ट टाइम से, और ये कहते हैं इस एज में ही ये इस लेवल पे आ सकी है और इतना ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग है इसका स्पेस पावर में। इसका टैलेंट भी काफी अच्छा है। इस टाइम पे जिंगफिंग डीमन एम्पर अपनी बेटी को देखकर स्पीचलेस हो जाते हैं। ये कुछ बोलना चाहते हैं मगर बोल भी नहीं पाते। मी गोंजी इन दोनों को ग्रीट करती है। जिंगफिंग डीमन एम्पर कहते हैं तुम्हारे बॉडी में फिनिक्स क्लैन का भी ब्लड है, मगर इसे अवेकन करना होगा जबकि तुम गॉड लेवल पे जा चुकी हो। ये तीनों ब्लड तुम्हारे बोन्स में मिक्स हो चुके हैं, बस फिनिक्स क्लैन
मेडिकल ब्लड तुम्हारे बॉडी में डालकर इसे अवेकन करना होगा। डोंट वरी, इससे तुम्हारे दूसरे ब्लड लाइन को भी कोई भी अफेक्ट नहीं होगा और तुम्हारा फ्यूचर में अचीवमेंट्स भी लिमिटलेस हो जाएगा। मी गोंजी कहती है ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर दोनों ही स्माइल करते हैं। इमॉर्टल डीमन एम्परर कहते हैं ठीक है, मुझे पहले तुम्हारे बॉडी को चेक करना होगा कि तुम्हारा बॉडी थर्ड ब्लड लाइन को हैंडल कर सकेगा या नहीं। एक बार थिंग्स कंफर्म हो जाए फिर हम स्टार्ट करेंगे। इमॉर्टल डीमन एम्परर अपने डिवाइन सेंसेस को रिलीज करते हैं और मी गोंजी के माइंड में एंटर करते हैं। मी गोंजी खुद को अब एक न्यू वर्ल्ड में पाती है और ये हर जगह से फ्लेम से घिरी हुई है। इस जगह पे हर जगह पे फ्लेम है। मी गोंजी यहाँ पे हीट भी काफी ज्यादा फील कर सकती है। इमॉर्टल डीमन एम्परर इसके बॉडी को चेक करने के बाद कहते हैं तुम्हारे बॉडी में पिकॉक ब्लड और व्हाइट टाइगर ब्लड दोनों ही एक साथ में काफी अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं और तुम्हारे बॉडी को हार्म भी नहीं करते। तुम्हारा बॉडी भी टेम्पर हुआ है जो कि तुम्हारे फिजिकल पावर के लिए काफी सही भी है। तुम्हारा टैलेंट भी काफी अच्छा है। ये फील करते हैं कि जब ये गॉड लेवल पे गई होगी फिर ये उस टाइम पे इसने पावरफुल टर्न ट्यूबुलेशन को क्रॉस किया होगा। इसका बॉडी का कंडीशन काफी अच्छा है, जितना ये सोच रहे थे उससे भी ज्यादा अच्छा है। इमॉर्टल एम्परर फील करते हैं कि अगर मी गोंजी फ्यूचर में एम्परर बनती है फिर ये काफी पावरफुल भी बन सकेगी, जो कि काफी अच्छी बात भी है। ये सोचते हैं इस बच्चे को तो काफी अच्छे से ग्रो करना होगा, इसका टैलेंट भी काफी अच्छा है, इसे वेस्ट तो हम जाने नहीं देंगे। इमॉर्टल डीमन एम्परर भी इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। एक तरह का गोल्डन रेड कलर का एनर्जी निकलकर सामने आता है और ये इनका ब्लड है। एनर्जी निकलकर मी गोंजी के बॉडी में इंटर कर रहा है। मी गोंजी इस टाइम पे फिनिक्स के पावर से बैप्टिज्म में ले रही है, जिसके कारण से इसके बॉडी के अंदर का फिनिक्स पावर भी अवेकन हो रहा है। इस प्रोसेस के टाइम पे इमॉर्टल डीमन एम्परर भी नहीं सोच रहे थे कि मी गोंजी के स्पिरिचुअल सी में जो असुरा सॉर्ड है इससे इनका डिवाइन सेंसेस भी डिस्टर्ब हो सकता है। इमॉर्टल डीमन एम्परर फोकस करना स्टार्ट करते हैं और इनके फॉरहेड से रेड लाइट ग्लो करता है। एक फिनिक्स का इमेज बनकर रेडी हो जाता है इनके सर के ऊपर में, जो कि फ्लाई कर मी गोंजी के सर के ऊपर में चला आता है। रेड लाइट आकर अब मी गोंजी के बॉडी में इंटर कर ये इसके बैकबोन में कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ऐसा होना स्टार्ट होता है फिर मी गोंजी फील करती है कि इसका बॉडी का टेम्परेचर भी काफी इंक्रीज कर चुका है, इससे काफी हीट भी फील होता है। इमॉर्टल डीमन एम्परर भी पहले मी गोंजी के बॉडी को इसलिए चेक करना चाहते थे क्योंकि ये देखना चाहते थे कि मी गोंजी के फिनिक्स पावर को अवेकन करने के लिए इसे कितना ज्यादा मात्रा में ब्लड चाहिए होगा। जब मी गोंजी का जन्म हुआ था उस टाइम पे पिकॉक डीमन किंग ने इसके बॉडी से फिनिक्स ब्लड को निकाल दिया था, मगर इसके बोन में जो फिनिक्स ब्लड प्रेजेंट है इसे कोई भी क्लीन नहीं कर सकता है, इसलिए अभी ये अवेकन भी कर रही है। जबकि मी गोंजी के पास में मल्टीपल ब्लड लाइन हो गया है फिर इसका भी एक ब्लड लाइन वीक रहेगा और एक स्ट्रॉन्ग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मी गोंजी बचपन से ही पिकॉक ब्लड लाइन को कल्टिवेट करते आ रही है और इससे प्रैक्टिस करती आ रही है, तो इस कारण से भी इसका पिकॉक ब्लड लाइन काफी स्ट्रॉन्ग है व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन से। ये पिकॉक ब्लड लाइन से वीक है मी गोंजी के बॉडी में, लेकिन इन दोनों में व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर भी मी गोंजी को इस ब्लड लाइन को कल्टिवेट करने में हेल्प कर रहे थे, तो इससे मी गोंजी का व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन भी इन दोनों में काफी स्ट्रॉन्ग भी बना है। लेकिन फिर भी ये पिकॉक ब्लड लाइन को सरपास नहीं कर सकता है, जबकि मी गोंजी गॉड बनने के टाइम पे पिकॉक ब्लड लाइन को ही एज अ बेस के तौर पे लेकर ब्रेक थ्रू की थी। इमॉर्टल डीमन एम्परर ये टॉप लेवल के पावर हाउस है एम्परर लेवल के, और इनका ब्लड लाइन भी फर्स्ट ग्रेड में टॉप क्लास का है। हालांकि इमॉर्टल डीमन एम्परर ये फील कर चुके हैं मी गोंजी के टैलेंट को और इसके ब्लड लाइन को, और इनका ब्लड लाइन पिकॉक डीमन क्लैन और व्हाइट टाइगर एम्परर से भी ज्यादा टॉप ग्रेड का ब्लड लाइन है। फिर इन्हें कॉन्फिडेंट है कि इनका ब्लड मी गोंजी के बॉडी में एज अ कोर जाकर बैठ जाएगा और इसका बेनिफिट भी मी गोंजी को फ्यूचर में ही दिखेगा। इमॉर्टल डीमन एम्परर यहाँ तक कि अपना 1/10 ब्लड एसेंस को यूज भी करते हैं मी गोंजी का हेल्प करने में, ताकि ये अपने फिनिक्स क्लैन के ब्लड को अवेकन कर सके। तुरंत ही मी गोंजी के बॉडी से लाइट फ्लैश करता है और फिनिक्स का इमेज बनकर रेडी हो जाता है। इसके बॉडी से पिंक लाइट भी फ्लैश करता है। इमॉर्टल डीमन एम्परर ये इस प्रोसेस के दौरान कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं और काफी ज्यादा अपने पावर को मी गोंजी के बॉडी में डाल देते हैं। हालांकि यह ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन असुरा सॉर्ड मी गोंजी के स्पिरिचुअल सी में फ्लिकर करता है और इसके पावर के कारण से एक तरह का सक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है, जो कि इमॉर्टल डीमन एम्परर के ब्लड को ही खींचना स्टार्ट कर देता है, और वो भी काफी फास्ट स्पीड में। और इस पावर को फील कर व्हाइट टाइगर एम्परर और जिंगफिंग डीमन एम्परर दोनों ही डर जाते हैं, कहीं मी गोंजी को कुछ हो ना जाए। इस तरह से असुरा सॉर्ड ग्लो करता है और तुरंत ही कनेक्शन भी ब्रेक हो जाता है। इधर तांगसंग भी दूसरी ओर इस पैलेस में था और ये भी असुरा सॉर्ड के एक्शन को फील कर चुका था। तांगसंग ये फील करके ये असुरा सॉर्ड को कंट्रोल करता है और ये इस कनेक्शन को ब्रेक कर देता है, ताकि मी गोंजी के बॉडी में ज्यादा फिनिक्स ब्लड ना जाए और इसके बॉडी को ज्यादा नुकसान ना हो। अब इमॉर्टल डीमन एम्परर और मी गोंजी के बीच का कनेक्शन भी ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण से इमॉर्टल डीमन एम्परर का ब्लड भी अब मी गोंजी के बॉडी में नहीं जाता। इस टाइम तक पे इमॉर्टल डीमन एम्परर का 30% ब्लड एसेंस मी गोंजी के बॉडी में सेंड हो चुका है और इसके कारण से इसका फिनिक्स पावर भी अवेकन हो चुका है। इस टाइम पे इधर मी गोंजी मेडिटेशन स्टेट में ही है और ये फील करती है कि इसका असुरा सॉर्ड सच में काफी पावरफुल है। जैसे ही डेंजर दिखा ये तुरंत ही एक्शन में आ गया था और कनेक्शन भी ब्रेक हो गया। हालांकि इसे नहीं पता कि तांगसंग ने ये किया है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए थैंक यू।